गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको जॉर्ज पंचम की नाक पार्ट 2 कृतिका का पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। अभी तक का आपको मैंने बताया था। लेखक बताते हैं कि कई वर्ष पहले इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने की खबर सभी अखबारों में छप रही थी। इस दौरान उनके दर्जी पोशाक के लिए सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि रानी एलिजाबेथ भारत आएंगी तो कौन सी ड्रेस पहनेंगी। भारत पधारने पर रानी के लिए 400 पाउंड का नीले रंग का सूट विशेष रूप से बनवाया गया था। उस सूट का रेशमी कपड़ा भारत से मंगवाया गया था। अखबारों में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री तथा प्रिंस फिलिप्स के कारनामे छापे गए थे। यहाँ तक का कि नहीं, उनके अंगरक्षक, रसोइयों की पूरी जानकारी और जीवनी तथा शाही महल में रहने वाले कुत्तों की तस्वीरें भी अखबार में छपी हुई थी। कल मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, आज इसका मैं आगे का पढ़ा रही हूँ। पहले मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स बता दूँ। तहलका कहते हैं शोर। आगे कहते हैं जान हथेली पर लेना, प्राणों की बाजी लगाना। करिश्मा जादू, काया पलटना, पूरी तरह से पलट देना। आगे रहमत कहते हैं कृपा। और यहाँ तक का मैं आपको बता। और दास्ताना कहते हैं कहानी सुनाना, पुरानी कथाएं सुनाना। यहाँ पे है कि रानी की यात्रा के बारे में बताया गया है कि रानी जब एलिजाबेथ भारत आती है, उस समय भारत में कैसी खलबली मच जाती है और भारत को किस तरह से, भारत की राजधानी दिल्ली को किस तरह से सजाया जाता है। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। तहलका मतलब शोर मचा हुआ था। जब रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। भाई, रानी इतना महंगा सूट पहनकर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरने वाली है, तो उसके लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़े थे। यहाँ पे बताया गया है कि जिसके रसोई घर भी महायुद्ध करते थे, प्राणों को हथेली पर लेकर लड़ रहे थे, उसकी शान शौकत का क्या कहना। और वह रानी दिल्ली आ रही थी और नई दिल्ली में सबके मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलटने होने लगी। पूरी तरह से दिल्ली को बदल दिया जाता है। यहाँ पे बताया क्या जाता है कि रानी का स्वागत कितने विशाल रूप से करना पड़ रहा है। किसी के कहे बिना ही, कुछ सहे बिना भी राजधानी दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ तथा भवनों को दुल्हन की तरह सजा दिया जा रहा है। यहाँ पर राजधानी दिल्ली की काया पलट दी जाती है। उसे बहुत ही सुंदर, स्वच्छ तथा भवनों को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। लेखक कहते हैं एक सबसे बड़ी मुश्किल की बात है जो वो हमारे सामने आ रही है। वह सबसे मुश्किल की बात यह है कि दिल्ली में किसी चीज़ की कमी नहीं है, परंतु लाट से जॉर्ज पंचम की नाक गायब है। लाट कहते हैं मुखौटा से, मुंह से जॉर्ज पंचम की नाक गायब है। उसकी नाक सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। यह नाक की भी एक लंबी दास्ताना है। यहाँ पर नाक की भी एक लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त बहुत शोरगुल हुआ था। लेखक कहते हैं आंदोलन हुए थे, लोगों ने आंदोलन किए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, राजनीतिक पार्टियां आपस में बहस की थी और बहुत से प्रस्ताव पास किए गए थे। चंदा जमा किया गया था। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे और कुछ नेताओं ने इसके बारे में बहुत से भाषण भी दिए थे। गर्मा गर्म बहसें हुई थी और आपस में बहुत ही उनकी गर्मा गर्म बहस होती थी। राजनीतिक पार्टियां बैठती थी और जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में बहस होती थी कि नाक कहाँ गई। अखबारों के पन्ने रंगे गए। यहाँ पे बताया कि हर अखबार में केवल यही न्यूज़ छपी रहती थी कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है। बहस इस बात पर भी थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। बहस इस बात पर की जाती थी
कि जॉर्ज पंचम की नाक को लगा दिया जाए या हटा दिया जाए। और जैसे ही हर राजनीतिक आंदोलन होता था, हर एक दल का अपना अपना आंदोलन होता था, कुछ उसमें पक्ष में बोलते थे कि नहीं रहने दी जाए, और कुछ उसमें विपक्ष में बोलते थे नहीं। ज़्यादातर लोग खामोश रहते थे, खामोश मतलब चुपचाप बैठे रहते थे, और दोनों दलों में ही खामोश बैठने वालों की संख्या भी काफ़ी थी। यहाँ पर बताया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक रखने वाले दिन रात हथियार सहित पहरा दे रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक को रखने के लिए लोग दिन रात बैठकर हत्या क्या दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। फिर भी जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो जाती है। 2 पहरेदार खड़े रहते हैं, वह हर समय उस एरिया पे पहरा दे रहे हैं। नाक हटाने वालों की ताकत तो देखो। आगे लेखक कहते हैं कि और जिन लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचाया गया। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी हैं, वो लेखक कहते हैं, और जिन लोगों के हाथ पहुंच जाते हैं वह क्या करते हैं, शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों कहते हैं, संग्रहालयों में इन नाकों को पहुँचा दिए जाते हैं कि हमने एक बहुत अच्छा काम किया है, हम इस चीज़ को यहाँ से उठा के ले आए हैं और अजायब घरों में रख दिए हैं, जिसे कि यहाँ आकर लोग देखेंगे। जहाँ तहाँ इन शाही नाकों के लिए दबिश डालकर युद्ध की स्थिति सी बन जाती है। यहाँ पर गोरेलिया युद्ध होता है, मतलब छापेमार युद्ध। क्या होता है, लोग अचानक आकर लोगों के छापे मारते हैं और देखते हैं कि किसी के वहाँ कोई इस प्रकार की चीज़ तो नहीं रखी हुई। नाक के लिए भी इस प्रकार की गोरिल्ला युद्ध होते थे, छापेमार युद्ध किए जा रहे थे। अब इसके मैं प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। पहला है, जॉर्ज पंचम की नाक लंबी दास्ताना क्या है। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए पहला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी दास्तान क्या है। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए लंबी दास्ताना है। इस नाक के लिए अखबारों के पहले तो पन्ने रंगे गए हैं। दूसरा, जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे। क्या मजाल थी कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्होंने शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध मतलब हथियारबंद युद्ध होते थे। उसी ज़माने में ये हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो जाती है। लाट मतलब मुखौटे से नाक एकाएक गायब हो जाती है और हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह पर तैनात रहते हैं। गश्त लगी रहती है और ललाट की नाक वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, रानी के दौरे का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे सरकारी तंत्र के माथे पर बल पड़ते जा रहे थे। माथे पर बल पड़ने का क्या कारण था। देखिए, रानी के दौर को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई थी, फिर भी एक परेशानी आ रही थी जिसके कारण सरकारी तंत्र के माथे पर बल पड़ रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था यहाँ पे। उसी समय जॉर्ज पंचम की नाक हथियारबंद पहरेदारों की गश्त लगते हुए भी गायब हो गई थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए पहरेदार पहरा दे रहे हैं, फिर भी नाक गायब हो जाती है और नई दिल्ली में सब कुछ संपन्न दिखाई दे रहा है। लेखक कह रहे हैं कि नई दिल्ली में सब कुछ है, हर तरह की फैसिलिटीज है। दिल्ली को सुंदर ढंग से सजाया गया है, दिल्ली का श्रृंगार किया गया है, महलों को सजाया गया है। परंतु सब कुछ होने पर भी जब जॉर्ज पंचम की नाक ना होना तंत्र के लिए नाक की बात है, पर समय रहते नाक कैसे लगवाई जाए, ये सबसे बड़ी क्या है उनके लिए समस्या बन गई है। आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, ये पैरा आपका पूरा हो गया है। अब कल मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊँगी।